प्रश्नावली 1.2 में आप लोगों का स्वागत है फिर से एक बार। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है हम लोग पहले समझ लेते हैं। जब किसी संख्या को उस संख्या के सारे गुणनखंड अभाज्य संख्या हो तो वो अभाज्य गुणनखंड होता है। फिर एक बार इस चैप्टर में अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते समय एक चीज़ को ध्यान रखना है कि हम जब इसमें जैसे कि 140 है, अगर इसमें हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य संख्या से ही लगाएंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस तरह के संख्या से हम लोग भाग लगा के इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। पहला प्रश्न हमको 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो 2 से लगाए, 2 सत्ते 14, फिर 2 से लगाए 35, फिर 5 से लगाए 7। तो हमारा क्या आ गया 2 गुने 2 5 गुने 7। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है 156 का। तो 156 का हम लोग क्या करेंगे, फिर 2 से लगाते हैं, फिर 2 से लगाते हैं, फिर 3 से लगाते हैं। तो हमारा जो प्राप्त हुआ 2 गुने 2 3 गुने 13। इसी का तीसरा प्रश्न है 3825 है। तो 3825 है, 3825 5 से लगाते हैं, 5 7 35, 5 36, 5 25, फिर 5 से लगाते हैं, 5 1 5, 5 25 और 5 दिया 15, फिर लगाते हैं, 3 से लगाते 3 5 15, फिर 3 से लगाते हैं 17 तिया 51। तो हमारा प्राप्त होता है 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 17। फिर हमारा है चौथा प्रश्न इसी का है 5005। तो 5005 है तो 5 से लगाते हैं, फिर हम लोग कितना से लगाते हैं 11 से लगा देते हैं, 11 9 99, 11 11, फिर 7 से लगा देते हैं, 13 7 91। तो हमारा जो प्राप्त होता है 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। और इसी का पांचवा प्रश्न है 7429 का। तो 7429 में हम लोग 7 से लगेगा नहीं, 11 से लगेगा नहीं, 13 से लगेगा नहीं, तो 17 से लगा के देखते हैं। 17 चौका 68, 17 चौका 68, 8 6 14 6, 17 तिया 51, 17 7 119। फिर 17 से तो फिर लगेगा नहीं, 19 से लगाते हैं, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 8 5 19 तिया 57, तो 23। तो हमारा प्राप्त हो गया 17 गुने 19 गुने 23। इस प्रकार हम लोग अभाज्य गुणनखंड में हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह का। दो संख्याओं का लौसत तथा मौसौ उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, फिर इसको हम लोग सूत्र पर रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि 24 और 36 हैं, तो हम लोग 24 का पहले हम एलसीएम और एचसीएफ को निकालते हैं। तो 24 बराबर 2 गुने 2, 2 दूना 4 तिया 12, 2 ना 24। और फिर 36 का हम लोग गुणनखंड करते हैं 2 गुने 2 3 गुने 3। तो एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ होता है जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या है 1 2, फिर 1 2 और फिर 1 3, मतलब 2 दूना 4 तिया 12। और एलसीएम क्या होता है, तो जो दोनों मिलता है वो भी और जो नहीं मिलता है वो भी। तो 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और 1 2 नहीं मिल रहा है और 1 3 नहीं मिल रहा है। मतलब 2 दूना 4 तिया 12, 2 24 तिया 72। अब आप इसको देखें कि 24 और 36 को जो गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा 12 और 72 की।
24 छक 12 दूना 24 का 4 हाथ में 2 बरसे तो 84 या 2 86। इसका भी कीजिएगा तो 24 छक 144, 24 या 72 और 14 86, मतलब ये बराबर हो जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि अगर दो संख्या ए बी है, दो संख्याएं ए तथा बी है, तो ए गुने बी बराबर होगा LCM किसका किसका, ए और बी का, गुने HCF हो जाएगा ए और बी का। इसी पर आधारित हम लोग सवाल अब आगे देखेंगे। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मौसा और लसा ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है मौसा और लसा के गुणनफल के। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का लसा और मौसा निकालते हैं। तो 26 बराबर 7, 13 दूना 26, 13 गुने 2, 91 का क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 13। अगर दोनों का हम लोग HCF निकालते हैं तो क्या मिल, दोनों में जो कॉमन है 13, और LCM निकालते हैं जो दोनों में कॉमन है वो भी और जो नहीं है वो भी, मतलब 63, 91 दूना 182। अब हम क्या करते हैं, दोनों संख्या को गुना करते हैं, अर्थात 26 और 91 को गुना करते हैं। तो 26 का 26 के साथ में 2 हम गुना ही कर लेते हैं। 91 और 26 का 6 1 6, 6 और 9 54, 2 1 2, 9 2 18, 6 6, 8 5 13, 2366। 2366 हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और फिर हम लोग ये दोनों लसा और मौसा को गुना करते हैं, मतलब 182 गुने 13 करते हैं तो फिर हमको उतना ही आता है, 2366 ही आता है समीकरण 2। अगर ये पक्ष बराबर है तो ये पक्ष भी क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से ये पक्ष बराबर, दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष ही बराबर, मतलब 26 गुने 91 बराबर होगा 182 गुने 13। यही हमें सत्यापित करने के लिए कह रहा है। दूसरा प्रश्न है 510 और 92 का वही सेम प्रोसेस। तो 510 के बराबर अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं, 510 को तो 2 से लगाते हैं तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये आता है आपको 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 255। फिर हम लोग 5 से लगाते हैं, 5 25 1, फिर 3 से 17 3 51, तो हमारा मिलता है 2 गुने 5, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। और फिर हम लोग 92 का करते हैं, तो 92 का तो फिर हम लोग 2 से लगाते हैं, 46 और 2 23, मतलब 2 गुने 2 गुने 23। अब हम लोग HCF निकालेंगे तो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, तो 2 और तो कुछ मिल नहीं रहा है तो हमारा 2 ही हो गया। और LCM में हम लोग, LCM में तो जो कॉमन है वो भी, जो नहीं है वो भी, तो 2 3 5 17, 1 2 भी और 1 23 भी। तो हम लोग इसको करते हैं तो 23 गुना किए हैं हम, 23 4 6 0, ये आता है हमारा। अब हम फिर सेम प्रोसेस पहले प्रश्न के तरह ही क्या करते हैं, दोनों संख्या को गुना करते हैं। तो दोनों संख्या को गुना करते हैं तो 510 गुने 92, अगर आप गुना कीजिएगा दोनों का तो इसका आपको आएगा 46920, समीकरण 1 मान लीजिए। और फिर आप LCM HCF दोनों को गुना कीजिए, मतलब 23 460 को आप 2 से गुना कीजिए तो फिर वही आएगा 46920, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से ये पक्ष बराबर है तो ये पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। समीकरण 1 और
2 से। तो क्या होगा 510 गुने 92 बराबर हो गया कितना कितना आया था एलसीएम 2 गुने तो इस 460 और यही हमें दिखाने के लिए कह रहा था। दूसरा का तीसरा प्रश्न है 336 और 54 का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर वही जांच कीजिए। तो हम लोग पहले तो वही काम करते हैं, 336 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 1 2 2 छक्के 12 2 8 16 फिर 2 से लगाते हैं 2 8 16 2 चौके 8 फिर 2 से लगाते हैं 42 2 14 फिर 2 से लगाते हैं 21 3 7 21 मतलब 2 गुने 2 2 गुने 2 3 गुने 7 और फिर 54 का हम लोग निकालते हैं। 54 का फिर हम लोग इसी तरह से निकालते हैं तो 27 3 90 और 3 तिया मतलब 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो HCF का मतलब होता है चाकू जो सबको काटे, सबको काटने वाला एक यहाँ है जो सब में उभयनिष्ठ हो। 2 1 3 मिल रहा है बस हमारा 6। LCM में जो मिलता है वो भी, जो नहीं मिलता है वो भी। तो 2 3 अब जो नहीं मिलता है सब लिख दीजिए। 1 तो 3 को 2 और 2 3 गुने 7। अगर इसको हम लोग गुना करेंगे तो हमारा 30 24 आता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको दोनों संख्या में गुना करते हैं। 336 और 54 का गुना करते हैं 336 गुने 54 तो आप देखेंगे ये प्राप्त होगा 18 144 प्राप्त होगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और इसी प्रकार से अगर एलसीएम एचसीएफ को गुना कीजिएगा मतलब 6 गुने 30 24 कीजिएगा तो उतना ही प्राप्त होगा। समीकरण 2 समीकरण 1 और 2 से ये पक्ष बराबर है तो ये पक्ष भी क्या होगा बराबर। 336 गुने 54 बराबर होगा 6 गुने 30 24। तो यही संबंध हमें दिखाना था। आइए तीसरा प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मौसा और लसा ज्ञात कीजिए। आज आपको हम लसा और मौसा ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका बताते हैं जो एक झटके में ही आप बना के रख दीजिएगा। सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। जैसे कि पहला प्रश्न है 12 तो 12 का कितना होगा 2 गुने 2 गुने 3 तो 2 4 3 12। फिर है 15 तो 15 का क्या होगा 15 का होगा आपको 5 गुने 3 और फिर 21 है तो 3 गुने 7। अब आपको क्या करना है, ध्यान के रखना है, पहले आप घात में बदल लेना है। तो 2 के पावर 2 गुने 3 ये दोनों तो सही है। अब एलसीएम और एचसीएफ दोनों में सबसे बड़ा घात लिखना है, सबसे बड़ा घात लिखना है। लेकिन एचसीएफ में ध्यान क्या देना है कि वही बड़ा घात लिखेंगे जो दोनों में मिलेगा, अर्थात सब में मिलेगा तभी हम बड़ा घात लिखेंगे। तो एचसीएफ में क्या करना है, सबसे बड़ा घात लिखना है लेकिन दोनों में मिलना चाहिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें 3 ही ऐसा है, सबसे बड़ा घात कितना 3 का 1 है तो 3 ही सबसे बड़ा घात है जो तीनों में मिल रहा है। इसके बाद कोई भी ऐसा नहीं है जो तीनों में मिल रहा है। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया 3। लेकिन एलसीएम में क्या करना है, सबसे बड़ा घात लिखना है। तो सब उससे कोई बहस नहीं, मिले या ना मिले सबसे बड़ा घात लिखना है। तो तीनों में देखते हैं तो 2 का सबसे बड़ा घात कितना है 2 का पावर 2। 3 का सबसे बड़ा घात 3 कितना है 1। 5 का सबसे बड़ा घात कितना है 5। 7 का सबसे बड़ा घात कितना है 7। तो सबको गुना कर दीजिए। 2 दूना 4 5 20 60 7 चौक 28 280 20 60 6 4 5 20 20 60 6 7 42 420। तो ये हमारा एलसीएम एचसीएफ होता है। और ऐसे भी याद रख सकते हैं एचसीएफ जो होता है यह क्या होता है चाकू होता है, ये चाकू होता है।
और एलसीएम क्या होता है? तरबूज होता है। तरबूज होता है मतलब ये चाकू दूसरा को काटेगा, मतलब ये सबको काटेगा, और ये एलसीएम क्या होता है? तरबूज, ये खुद अपने ही कट जाएगा, माने सबसे कट जाएगा। 12 से भी, 15 से भी और 21 से, तीनों से ये कटेगा, ये तरबूज। और ये 3 के एचसीएफ क्या करेगा? तीनों को काटेगा, 12 को, 15 को और 21 को। 3 का दूसरा प्रश्न है 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो 17 का गुणनखंड करते हैं तो 1 गुने 17, 23 का गुणनखंड करते हैं तो 1 गुने 23, और 29 का गुणनखंड करते हैं तो 1 गुने 29। अब हमें एचसीएफ लिखना है, तो एचसीएफ में क्या देखते हैं कि सबसे बड़ा घात लिखना है जो सब में हो। तो सबसे बड़ा घात सब में क्या है? 1 है, तो एचसीएफ क्या होगा? 1। एलसीएम में क्या करना है? सबसे बड़ा घात लिखना है, मिले या ना मिले। तो क्या मिलेगा? 17, 23 और 29, तो गुना करिएगा तो कितना आएगा? 11, 3, 3, 9, इतना आएगा। तीसरा इसी का प्रश्न है 8, 9 और 25 का। तो 8 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 का घात 3 आता है। 9 का गुणनखंड करते हैं तो 3 का घात 2 आता है। 25 का गुणनखंड करते हैं तो 5 का घात 2 आता है। अब एचसीएफ लिखते हैं तो क्या देखते हैं कि जो सब में बड़ा घात लिखना है, सब में जो है, तो सब में कोई ऐसा नहीं है जो बड़ा घात है तो 1। और एलसीएम में क्या करना है? सबसे बड़ा घात लिखना है, मिले या ना मिले। तो 2 का सबसे बड़ा घात 3, 3 का सबसे बड़ा घात 2 और 5 का सबसे बड़ा घात 2, सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1800। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। चौथा प्रश्न है एचसीएफ 306, 657 का 9 है, तो एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि अगर ए और बी 2 संख्या होता है, अगर इसका हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं ए और बी का और गुना कर देते हैं किससे? एचसीएफ ए और बी का निकाल करके, तो ए और बी के गुणनफल के बराबर होता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा ये सवाल है, इसी पर हम बैठा देते हैं। ए के जगह पर 306, ए बराबर 306 और बी बराबर 657। तब क्या है? दोनों संख्या गुना कर देते हैं, मतलब 306 गुने 657, ए और बी, ए बी के। और इधर है एलसीएम लेना है, एलसीएम है किसका? ए और बी का, मतलब 306 और 657 का गुना क्या कर देना है? एचसीएफ किसका किसका? 306 और 657 का। अब आप देखिए एलसीएम तो एचसीएफ तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 9, एलसीएम नहीं दिया है। तो एलसीएम 306, 657 गुने 9, और इधर है 306 गुने 657। अब चूंकि ये गुणाम है इधर जगह तो भाग में आ जाएगा, तो 306 657/9 बराबर एलसीएम 306 657। अगर आप इसको सरल करेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा 22,338 आएगा एलसीएम। यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। पांचवा प्रश्न है जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो शून्य होने के लिए हम जानते हैं कि 2 और 5 होना आवश्यक है, क्योंकि 2 और 5 नहीं होने पर शून्य कभी नहीं होता है। मतलब 2 का पावर n, 5 का पावर m, ये होगा तभी जाके क्या होगा? अंत में शून्य होगा। तो हम क्या करते हैं, चूंकि मान लेते हैं, माना a बराबर 6 के पावर n, अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 का द्वितीय 6 का पावर n, 2 का पावर n गुने 3 का पावर n। तो a के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। चूंकि a के अभाज्य गुणनखंड, a के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है।
चूँकि अर्थात ए के अभाज्य गुणनखंड दो का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में नहीं है, अतः 6 का पावर n शून्य पर समाप्त क्या होगा? नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। छठा प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्यों? तो दो संख्या हमारे पास है, एक यहाँ और एक यहाँ। हम एक को a मान लेते हैं, दूसरा को b मान लेते हैं। माना a बराबर 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो अगर हम इसको सरल करेंगे तो 13 अगर कॉमन लेते हैं तो हमारा बचता है 7 गुने 11 प्लस 1 बराबर 13 गुने 11 से 77 1 78। चूँकि a अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में है, चूँकि a अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में है, अतः ये क्या है? भाज्य संख्या। अतः ये क्या है? भाज्य संख्या। क्योंकि जब भी हम लोग गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं तो वह संख्या भाज्य संख्या होती है। ठीक इसी प्रकार से हम मान लेते हैं, माना b बराबर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 दूना 24 6 144 4 तिया 12 6 6 24 तिया 72 दूना 144 7 144 7 7 चौक 28 64 98 200 208 1 209। तो चूँकि b अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में है, अतः b क्या है? अतः b भाज्य संख्या है। तो हम a और b दोनों को गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए। अब गुणनखंड के रूप में व्यक्त होता है, इसका मतलब वो भाज्य संख्या होता है। सातवां प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः एक ही प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे? इस तरह के प्रश्न में चाहे 3 घड़ी एक साथ शुरू किया हो, 3 धावक एक साथ दौड़ना प्रारंभ किया हो, या 3 गाड़ी एक साथ 3 4 5 जितने भी हो एक साथ अगर मिलने की बात करें तो हम लोग इस तरह के प्रश्न में एलसीएम निकाल लेते हैं। तो दोनों का एक साथ मिलने का समय, दोनों के एक साथ मिलने का समय बराबर 18 और 12 का एलसीएम। तो 18 का हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 3 गुणे 3 मतलब 2 गुने 3 का पावर 2, और 12 का अगर गुणनखंड करते हैं
तो 2 का पावर 2 गुने 3। अब हम लोग अगर एलसीएम निकालते हैं तो सबसे बड़ा घात पहला लिखना है, मिले या ना मिले। तो 2 का सबसे बड़ा घात 2 का पावर 2, 3 का सबसे बड़ा घात 3 का पावर 2। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 चौके 36। 36 मिनट पर जो है दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। 36 अतः 36 मिनट बाद 36 मिनट पर दोनों एक साथ मिलेंगे।